अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। या मरहबा। अयवा كيف حالك؟ طيب أنا بخير الحمد لله وأنت؟ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हय्यहुम या मरहबा या मरहबा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद फैज़ान एंड यू पीपल आर वाचिंग पब्लिक अवेयरनेस यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सरदार एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सरदार एहसन साहब बेसिकली हमारे यहाँ पे ना काफ़ी रवायती वकील मिल जाते हैं हमें चौकों में, चौराहों में, जिन्होंने LLB किया होता है और इसके अलावा और बहुत से इसके एकेडमिक अचीवमेंट्स होते हैं, उनको फ़िल आउट करके वो कला के फ़हरिस्त में आ जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ सरदार एहसन साहब मौजूद हैं जो कि माशाल्लाह इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ग्रेजुएट हैं शरिया एंड लॉ में। इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़्यादा खिदमात हैं। आजकल गुजरांवाला में माशाल्लाह आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। गुजरांवाला बार के एक मेंबर हैं और अपनी खिदमात यहाँ पे सर अंजाम दे रहे हैं। मोस्ट जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इनके वकील होने की निस्बत से वो ये है कि माशाल्लाह ये अरबिक, उर्दू, इंग्लिश और इसके साथ मेरे ख्याल से एक आधी और लैंग्वेज भी होगी जिसको आप माशाल्लाह डील कर रहे होंगे। अच्छा सरदार साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ वक्त में टाइम निकाला है। मेरे कुछ सवालात हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले से, तो वो काइंडली आपने आज अवामुन्नास के लिए ये मैसेज दे के क्लियर करने हैं कि कंज्यूमर एक्ट बेसिकली क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या है, और ये सारा इससे मिलता जुलता हम जितना भी क्लियर कर सके आपके तवसल से वो हम कोशिश करेंगे। तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है कि सारिफ अशिया ख़रीदो फ़रोख्त में किस किस्म के हकूक़ रखता है सारिफ बेसिकली अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त में? जी देखें फैज़ान, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, दिस एक्ट इज़ बेसिकली डिज़ाइंड एंड रिकग्नाइज्ड फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में हमारे पास वो लोग आते हैं जो कि किसी की कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और जो कि सारिफ होते हैं, जो दुकानदार से चीज़ें ख़रीद ली, किसी कंपनी से कुछ सर्विसेज ले ली, इनको हम कंज्यूमर्स के ज़ुमरे में रखते हैं। और बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का वर्ड प्रोटेक्शन ही इसी चीज़ की दलालत करता है कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की जाए और स्पेशली उसके राइट्स की प्रोटेक्शन की जाए। फाइन। और इसकी अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आप देखें तो US में सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट हुआ और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के बाद UK में और अदर फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप देखा जाए तो श्रीलंका में और डिफरेंट कंट्रीज़ में, थाईलैंड में, मलेशिया में और ईस्ट उसके बाद एरियाज़ में देखा जाए तो पाकिस्तान में और चाइना में इसकी इम्प्लीमेंटेशन और एनेक्टमेंट हुई। और हमारे पास इसकी एनेक्टमेंट का एक बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही जामिया और मरबूत किस्म का निज़ाम मौजूद है जिसे हम कहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005। अब उसमें सारिफ के बहुत से हकूक बयान किए गए हैं, जैसा कि अगर सारिफ कोई चीज़ ख़रीदे तो वो चीज़ बेऐब हो, वो चीज़ हर किस्म के नुक्स से पाक हो, और ये उसका हक है कि अगर वो कोई चीज़ ख़रीदता है तो उसको उसकी रिसिप्ट लेनी चाहिए और उसको कतई किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और किसी किस्म की हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए इस चीज़ को लेने में कि मेरी ये चीज़ की रसीद मुझे मिलनी चाहिए। और अगर देखें कंज्यूमर अपनी मर्ज़ी से पेमेंट कर रहा है जो कि उसकी कॉन्सेंट लिए हुए पेमेंट दी जा रही है दुकानदार को, और दुकानदार फुलफिल पेमेंट उससे ले रहा है जो कि उसका कंप्लीटली पेमेंट उसकी अदायगी कर रहा है। अब उसके ऊपर भी ज़रूरी है कि उसको उसकी चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह प्रोवाइड करे जिस तरह की उसने कीमत और उसकी पेमेंट अदा की होती है। ठीक है। तो कंज्यूमर के बहुत से हकूक़ हैं कि चीज़ बिल्कुल साफ़ हो, चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट क्लियर हो और उसमें कोई ऐब ना हो और उसमें कोई बोगस और फेक चीज़ ना हो, उसकी लिस्ट कोई वो आवेज़ा की हो, उसकी प्राइस हो, उसकी मैन्युफैक्चर डेट हो, जो प्रोडक्ट आप ख़रीदें उसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी हो और दूसरी चीज़ें भी मेंशन की जाएं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि कंज्यूमर के लिए जानना लाजिम है। और मेरा ख्याल है कि अगर कंज्यूमर इन चीज़ों का ध्यान रखेगा और इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करेगा तो उसको कोई भी चीज़ फेक और 2 नंबर चीज़, कोई भी फेक और इनएडिक्वेट चीज़ उसको नहीं मिलेगी। फाइन। सरदार साहब काइंडली अवामुन्नास को ये मतला करें इस बात के हवाले से कि जो दुकानदार होते हैं क्या इनके खिलाफ केस हो सकता है?
जी डेफिनेटली दुकानदार के खिलाफ केस हो सकता है। दुकानदार कौन से कोई अलग मखलूक हैं जिनके खिलाफ केस नहीं हो सकता। लेकिन माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये तो मतलब हमारी डेली रूटीन के अंदर लोगों को काफ़ी गिदड़ पपनियाँ और मतलब उस तरह के बड़े मामला करते नज़र आते हैं। तो अवाम, आप जिस एक्ट की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आपने अमेरिका की एग्जांपल कोड की है, आपने पाकिस्तान के थोड़े से इसके हवाले से लॉ एंड ऑर्डर का इसमें क्या रोल है वो बताया है जी। लेकिन ये गिदड़ भपकियाँ जो इनकी होती हैं, ये कहाँ से आ रही होती हैं? इनके पीछे कोई ऐसी कौन सी खलाई मखलूक है जो मतलब अवामुन नास, जब यहाँ पे मेरे सामने एक चीज़ लिखी हुई है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी 2005, और अगर ये एक प्रॉपर एक्ट मौजूद है तो फिर ये गिदड़ भपकियाँ जो इनकी हैं ये कहाँ से आ रही हैं? देखिए जी, हर एक को अपनी अपनी प्रोडक्ट और अपनी अपनी चीज़ सेल करने का हुनर आता होता है, और दुकानदार कहते ही उसे हैं जो अपनी चीज़ को सेल करना जानता हो। और वो दुकानदार ही नहीं जो अपनी चीज़ को अच्छे दामों फरोख्त करके उसमें से मुनाफा ना कमाए। ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि दुकानदार के खिलाफ आपने सवाल किया कि केस हो सकता है कि नहीं। अगर वो आपको रसीद प्रोडक्ट की नहीं देता है, अगर वो आपको चीज़ कोई इनफ्रक्चरस देता है, अगर वो आपको कोई चीज़ जो कि डिस्प्ले की गई है उसकी प्राइस 100 और वो आपको 110 पर दे रहा है या 120 पर दे रहा है एट दिस टाइम कि इस वक्त शॉप क्लोज आने वाली है या आपको मार्केट में कोई और चीज़ नहीं मिलेगी, देखिए वो आपकी ब्लैकमेलिंग आपके साथ करके, आप ब्लैकमेलिंग के थ्रू वो आपको ब्लैकमेल करते हुए आपकी फ़ायदा उठा रहा है आपकी मजबूरी का। कैसे ब्लैकमेलिंग? कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि एक दुकानदार आपको कहता है कि जी इस एरिया में आपको पता है ये चीज़ सिर्फ मेरे पास ही, और आप पूरी मार्केट घूम कर देखिए आपको कहीं से नहीं मिलेगी। ये एक ब्लैकमेलिंग ट्रिक्स जो कि शॉपकीपर्स अक्सर ये उसकी एक काइंड है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात की है। अच्छा सरदार साहब, इस चीज़ को मज़ीद मतलब इनके ऊपर केस करने का प्रॉपर प्रोसीजर थोड़ा सा, एक ब्रीफ नहीं, एक समरी, क्योंकि हम अपने अगले सवाल की तरफ जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि अवामुन नास के ये क्वेश्चंस होंगे कि जी आपने जो है प्रोसीजर तो बताया नहीं, तो काइंडली थोड़ा समराइज करते हैं प्लीज। जी, इसके लिए प्रोसीजर के लिए कोई बहुत बड़ा और कोई लेंथी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर नहीं है। फाइन। सबसे पहले तो यह है कि आपने जहां से भी प्रोडक्ट लिया होता है आपको उसका कोई ना कोई रिसिप्ट मिलता है। ठीक है। और कोई ना कोई रिसिप्ट के बाद आपकी वो चीज़ अगर फॉल्टी निकल आती है तो आप उसके अगेंस्ट जो कोर्ट में जाते हैं, तो उसके लिए आपके पास कंज्यूमर कोर्ट्स मौजूद हैं पंजाब में। और मैं फिर से बताता चलूं कि पंजाब में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सबसे ज्यादा इंप्लीमेंटेशन है, ज्यादा बालादस्ती यहाँ पे है। सबसे ज्यादा बालादस्ती की वजूहात ये हैं कि मोर देन 17 डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी इनेक्टमेंट होकर अब तक इंप्लीमेंटेशन हो रही है पंजाब। वेरी गुड। और मोर देन 100 मिलियंस यहाँ पर जुर्माने रिसीव कर लिए जा चुके हैं अदालत की तरफ से, और बहुत से 100 मिलियंस जी, और मोर देन 10 करोड़ रिकवरीज हो चुकी हैं। और जिसमें कि इसकी फर्दर स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि 44,000 केसेस में से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में राउंड अबाउट 45,000 केसेस में से 42,000 केसेस अब तक डिसाइड हो चुके हुए हैं। और इसके बारे में अवामुन नास को इतना इल्म इसलिए नहीं है क्योंकि हर किसी को अपनी चीज़ खरीद कर अपनी चीज़ के पैसे दिए, खरीदे और जाने की बात की जाती है कि बस अब वक्त हो गया जी निकलें, किसी से कोई बहसो मुबासा नहीं पड़ता। डेफिनेटली, मैंने भी आज को 15,500-16 हज़ार रुपए की परचेजिंग की है, तो बिल नहीं लिया मैंने भी। तो ये अब आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आती है ना कि आप एक पढ़े लिखे सिटीजन हैं और लॉ को आप खुद फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल, हम लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, और फिर हम गिला ये करते हैं कि हमारा जस्टिस और सिस्टम जो लॉ का है वही फॉल्टी है। दैट्स नॉट इट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका तरीकाकार क्या है। प्रोसीजर के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपने जिससे भी कोई चीज़ खरीदी है और अगर वो चीज़ ख़राब निकल आई है, और अगर आपने किसी को कोई चीज़ दी है और वो चीज़ शॉपकीपर ने जो सर्विसेज आपको दी हैं, सर्विसेज में आपको किसी किस्म का वो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी जो कि आपको सर्विसेज रेंडर होने के बाद मिलनी थी, वो आपकी सर्विसेज मुकम्मल तौर पर नहीं मिल रही हैं, तो आप उसके अगेंस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में जा सकते हैं। अथॉरिटी का काम होता है कि आपने सबसे पहले लीगल नोटिस सर्व करना होता है। लीगल नोटिस सर्व करने का मतलब है कि आप एक लीगल नोटिस सर्व करेंगे और उस पे अपने आईडी कार्ड की कॉपी और अपना लीगल नोटिस, और नोटिस के ऊपर आप ये आएगा कि मुझे ये चीज़ मैंने फ़लाँ तारीख को फ़लाँ प्लेस में फ़लाँ जगह से ख़रीदी, और उसको ख़रीदने के बाद मैं अब इसी चीज़ की सारी कंटेंट में जो लीगल ड्राफ्टिंग आप करेंगे अपनी डिटेल्स
लीगल नोटिस में देंगे, आपके पास 15 डेज का टाइम होगा। ठीक है। उसके 15 डेज बाद आपके पास मजीद 15 डेज होंगे कि शॉपकीपर का रिप्लाई आता है या नहीं आता। कंज्यूमर ने अपनी तरफ से लीगल नोटिस सर्व कर दिया है, ठीक है। मजीद 15 डेज कॉज ऑफ एक्शन होता है कि अगर किसी चीज में कोई खराबी या कोई फॉल्ट आ गया तो इसे कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। कॉज ऑफ एक्शन से लेके 30 डेज तक का टाइम आपके पास मौजूद है। फाइन। अब 30 डेज में है कि आपने नेक्स्ट लीगल नोटिस के 15 डेज के बाद अपनी तरफ से कंप्लेंट लॉन्च करनी ही करनी है 15 डेज। ठीक है। अगर आप 15 डेज से लैप्स कर जाते हैं Fine. तो आपको लिमिटेशन और बार्ड बाय लॉ कर दिया जाएगा। ठीक है। और बार्ड बाय लॉ होने का मतलब है कि कोर्ट आपको कंडोनेशन की एक्सेप्शन दे सकती है कि अगर आप थोड़ा लेट आए 30 डेज के बाद कि मैं बीमार था, मुझे कोई वायरल अटैक था, उसका कोई मेडिकल देकर, या अगर कोर्ट चाहे तो आपको उसमें थोड़ा बहुत कंडोनेशन ऑफ डिले का बेनिफिट दे सकती है और आप वो अपना केस फाइल कर सकते हैं। फाइन। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके साथ में इस सवाल के साथ मेरी पिछली 2-3 वीडियोस हैं जो मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से पब्लिश की हुई हैं, इसको भी मैं उसके साथ कोरिलेट करना चाहता हूं कि जो नाकस अशिया हैं, अब यहाँ पे कंज्यूमर एक्ट की बात हो रही है तो नाकस अशिया के अंदर जारी बात है सेब भी आ जाते हैं, केले भी हैं, साइकिल्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, मेडिसिन भी हैं। आई होप जी मेडिसिन भी शामिल हैं इसमें। इच एंड एवरीथिंग जो आप किसी से कंपनी से ले रहे हैं, जो सर्विसेज वो आपको दे रहे हैं, और वो प्रोडक्ट वेदर इट इज ऑफ एनी काइंड, ये जो सर्विसेज आप ले रहे हैं और उसके बदले में आप एक कंज्यूमर बने हैं, और कंज्यूमर का काम है कि कंज्यूमर ने, सारिफ ने अपनी कीमत अदा की है, और अदा करने के बदले में अगर आपको कोई चीज गलत मिल रही है तो आपका क्लेम बनता है और आप ये क्लेम राइज कर सकते हैं। अच्छा, ये नाकस और फरसूदा अशिया जो बेची जाती हैं, इनके खिलाफ आवाज जो कैसे उठाई जाए, इनके खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही जाया जाए और आप इनको लीगल नोटिस सर्व करें, उसके बाद आप इनको कंप्लेंट इनके अगेंस्ट फाइल करें। अब कंप्लेंट में उनको रिटर्न रिप्लाई देना होगा कि आया कि हमने ये चीज वाकई इनको इसी फॉर्म में दी या नहीं दी। कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट के पास इख्तियार है कि कोर्ट आपको वो चीज़ बदल के दे सकती है, आपकी कीमत वापस लौटा सकती है। आपकी कीमत लौटाने के बाद उस चीज़ की आपको कोर्ट उस, अगर कोई चीज़ है और उसका पार्शियल पार्ट डैमेज है और जो कि वारंटी क्लेम में थी, और कोर्ट आपको उसको ऑर्डर करेगी शॉपकीपर को कि आप इसकी पार्शियल क्लेम को फिर से रिडेम्पशन करें। अच्छा, ये उन्हीं चीज़ों, ये सरदार साहब सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर है जिनका वारंटी पॉलिसी है कि तमाम चीज़ों के ऊपर है? नहीं, एक्सेप्शंस में कुछ चीज़ें फॉल करती हैं, जैसा कि हमने कोई छाबड़ी वाले से कोई चीज़ ले ली या अदरवाइज किसी फल फरोश से ले लिया जिसके पास आपकी कोई रिसिप्ट नहीं, जिसके पास कोई बिलदारी का निजाम ही कोई बिल का निजाम ना हो, यहाँ पर आपके क्लेम्स जो हैं वो नॉन एडजस्टेबल हैं। ठीक है। और जो दूसरी साइड है, जिस तरह आप किसी ब्रांड पर जाते हैं और कुछ वहाँ पर सेल से परचेज करते हैं या किसी ना किसी बड़ी शॉप से कुछ आप ख़रीदते हैं, और जैसे कि कुछ आजकल जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनमें मोस्टली $1 शॉप्स और $2 शॉप्स, $3 शॉप्स जो चल रही हैं, और उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स आप रिसीव लेने के बाद $1 $3 से आपको लगता है बड़े गिले हैं। आपने इन्हीं का जिक्र किया। मेरे पर्सनल तो किसी के साथ ऐसे कोई ग्रजेस नहीं, लेकिन रोजमर्रा का काम ऐसा है कि जिसमें बहुत से मामलात इस तरह के लोगों ये हो सकता है किसी की ऐसी कोई कंप्लेन आई हो $1 बहुत से लोगों के कंप्लेन और बहुत से लोगों की इसी तरह की क्लेम्स हमने अराइज किए हैं कोर्ट में, तो कि जो जस्टिफाई भी होते हैं और जिसमें कुछ लोगों को दे भी दिया जाता है। अच्छा, चौथा और बड़ा मासूमाना सवाल है मेरा, अपनी वीडियो को आगे लेके चलते हैं कि सारिफ को इंसाफ दिलाना जो है किसकी जिम्मेदारी है? देखिए जी, सारिफ को इंसाफ दिलाना सारिफ की ही खुद की जिम्मेदारी है पहले तो। उसके बाद अगर सारिफ को गलत और फरसूदा और बोगस चीज़ मिल गई है तो उसकी जिम्मेदारी सारिफ के ऊपर तो है ही है कि वो एविडेंस करवा रहा है और उसने एविडेंस के थ्रू या अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या रिसिप्ट के थ्रू प्रूफ किया है। अदरवाइज कोर्ट के ऊपर भी एक लाइबिलिटी आती है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो डीसीज बैठे हैं, एसीज बैठे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि फ़ौरन से पहले इस चीज़ को इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के थ्रू या तो इसको अल्टरनेट इसका दिया जाए, आपकी जो चीज़ ख़राब निकली है, या फिर कोई ऐसा आपको कंपनसेट किया जाए कि जिससे आपकी दादरसी हो सके। तो ये अदालत का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है। और मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन एक्ट है कि जिसके ऊपर 1 से 2 तारीखें मिलती हैं और इसके फ़ौरन से बाद
गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाता है। ठीक है। और इसमें तो शॉपकीपर को आना ही आना होता है, क्योंकि इन पर्सन कॉल किया जाता है और उसको आकर अपना रिस्पांस और रिप्लाई देना होता है और अपनी एविडेंस देनी अच्छा, होती है। मुझे काइंडली इसको हम साथ लेके चलते हैं। मुझे ये भी बताएं कि क्या दुकानदार को सजा भी हो जाती है, हो सकती है या हो जाती है, हाँ, क्या सीन है? डेफिनेटली दुकानदार को अगर पनिशमेंट हो सकती है अगर वो फाइनल ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करता है। तो फाइनल ऑर्डर अगर उसके अगेंस्ट आ गया है किसी कोर्ट का और उसको वो कंप्लाई नहीं कर रहा है, अगर उसको कोर्ट ने कंप्लाई करने का बोला है और उसके ऊपर लाइबिलिटी है कि वो कोर्ट के ऑर्डर को माने, इफ ही डजंट डू दैट, तो आप उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जा सकते हैं, तौहीन अदालत भी मूव कर सकते हैं। अदरवाइज उसको पनिशमेंट भी हो सकती है, ही कैन बी सेंटेंस्ड टू जेल, और अदरवाइज उसको जो पनिशमेंट में इसकी अथॉरिटी जो जुरिस्डिक्शन इसकी है 1 लाख तक कोर्ट उसको जुर्माना कर सकती है। और जो डीसीज और एसीज हैं इनकी जुरिस्डिक्शन में 50,000 तक जुर्माना है, जो कि शॉपकीपर को किया ये हर जाने के अलावा है जी। ये आपका वही जुर्माना है जिसमें आपको मतलब कंपनसेशन मिल रही होती है। तो वो जाएगा कौमी खजाने में कि सारिफ के पास? नहीं, देखिए सारिफ के पास उसकी चीज अल्टरनेट मिल जाए उसको, उसकी चीज के अलावा उसकी चीज की कीमत लौटा दी जाए उसको, और अगर कोई चीज फ्रैक्चरस और फॉल्टी निकली है तो उसकी कीमत के अलावा उसको जो ऊपर चार्जेस लगे हैं, जैसा कि काउंसिल की फीस, वकील की फीस भी बीच में से कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आप दिलवाएं। ठीक है। इवन दो कि उसको मेंटल टॉर्चर और बाकी चीजों का क्लेम यहाँ पर नहीं करना चाहिए, वो सिविल रिकवरी में जाए, इस तरह के डैमेजेस वहां पर क्लेम करे। और अदरवाइज जो उसको कोर्ट समझे कि इसकी जो कॉस्ट आई है, इसका जो बाकी के एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हैं, कोर्ट उस ऑर्डर में उसको अपने साथ कंसोलिडेट कर देगी और उसको बंदे को कंपनसेट कर दिया जाएगा। अच्छा सरदार साहब, इसमें ऐसा भी है कि मिसाल के तौर पे कुछ सारिफ है, उसने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी पे केस कर दिया है, या वो उसने मेडिकल स्टोर पे केमिस्ट पे केस कर दिया है, उसने उसके प्रोडक्ट दी, प्रोडक्ट से क्या हुआ कि वो जानलेवा थी, एक्सपायर्ड थी, इस तरह का कोई सीन है। अच्छा, इसमें इस टाइप का जो इशू होता है, इसमें कंज्यूमर एक्ट के अलावा और भी कोई ऐसा कोई पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है जो इम्प्लीमेंट हो जाता है? जी बिल्कुल, इसमें सीआरपीसी भी यहाँ पर इनेक्टमेंट होती है, और यहाँ पर और भी जो लॉज हैं, जैसा कि आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको इल्म है कि इस दुकानदार के पास कोई ऐसा आतिशी मवाद या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, जानलेवा प्रोडक्ट है कि जिसका जो सोसाइटी के लिए एंडेंजर्ड है, जो कि ह्यूमन लाइफ को ख़तरे में डाल सकता है, तो आप उसकी कंप्लेन की जाएगी और उसके नोटिस सर्व होने के बाद उस चीज़ को वहाँ से उठा लिया जाएगा और कोर्ट उसको कन्फिस्टिकेट कर लेगी। और इन केस के अगर कोर्ट को लगे कि हमारे जाने तक और हमारे पहुँचने तक अगर पुलिस को या अदरवाइज जो दूसरे अदारे हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर का पार्ट हैं, अगर उनको लगे कि अगर ये चीज़ बंदा हमारे आने से पहले इसको वाइप आउट कर देगा, तो बगैर वारंट के भी वहां पर आप इन सर्च वारंट के बगैर भी वहां पर पुलिस और बाकी अथॉरिटीज के साथ रेड कर दी जाती है, और ताकि उन चीज़ों की रिकवरी कर ली जा सके जो कि अवाम एज एन एविडेंस भी जो है वो पेश भी हो जाती है, जो कि और समटाइम्स ये भी होता है कि कुछ चीज़ें मौका पर प्रोडक्ट जो कोर्ट और जो बाकी अथॉरिटीज अपनी कन्फिस्टिकेशन में लेती हैं तो उसको डिमोलिश कर दिया जाता है या उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है मौका पर ही, शायद कि अगर उनका वहाँ से ले जाना ही से अवामुन्नास के लिए ज़्यादा कोई ताफुन का बाइस बने या कोई आतिशज़दगी मुआद का फटने का बाइस बने, तो बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ें भी कर दी जाती हैं। ये सब कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस के अंदर होता है। अवामुन्नास किधर खड़ी है कंज्यूमर कोर्ट एक्ट में? अवामुन्नास पाकिस्तान की कितनी परसेंट अवाम है जिनको पता है कि इस तरह का कोई एक्ट भी है? जी, मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो लॉज हर जगह पर हर चीज़ में है, जैसा कि रियल स्टेट से रिलेटेड लॉज, उसके बाद ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लॉज, लेबर लॉज, कंज्यूमर लॉज, बैंकिंग लॉज, लेबर लॉ पे मैंने आपसे बात करनी है, मुझे आप किस दिन टाइम दे दें, और लेबर लॉ के ऊपर कंप्लीट मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। फैमिली लॉज और डिफरेंट किस्म के लॉज, अब हर बंदे के लिए तो लॉज आए हैं, लेकिन वो हर बंदे के लिए इनेक्टमेंट की हद तक और उनको जनरल ऑब्जर्वेशन, उसकी जो जनरल नॉलेज है उसकी हद तक तो हर बंदे को समझना चाहिए। पढ़े लिखे सिटीजन को मैं समझता हूँ कि इल्म होना चाहिए कि इसके ऊपर लॉ क्या कहता है। तो अवामुन्नास का एक रद्द-ए-अमल बड़ा ही वाज़िया तौर पर देखने में आया है कि पंजाब में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की मद में बहुत से केसेस रजिस्टर्ड होने के बाद, बहुत से कंप्लेंट्स लॉन्च होने के बाद बहुत सी रिकवरीज भी हुई और अवाम अवेयर है। पाकिस्तान की कितने परसेंट अवाम अवेयर है? परसेंटेज के बारे में तो कोई मोहतात अंदाजा नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि
लोगों को अब इतनी अवेयरनेस है कि अगर उन्हें कोई फॉल्टी प्रोडक्ट दे दिया जाए तो वो उसके अगेंस्ट अब क्लेम करना जान चुके हैं। जान उनको पता लग गया कि कैसे Otherwise डील करना है हमारी दुकानदार के आवाम साथ। इतनी सीधी सादी थी कि उनको जो गलत चीज भी दे दी जाती थी तो वो बदले में कीमत भी पूरी दे जाते थे और बाद में पूछते भी नहीं थे। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका। पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाएं ताकि अवामुन्नास की जो है वो उसमें फलाह हो। जी, मैं पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से कंज्यूमर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी कहीं पर जाएं तो आप सबसे पहले रेट लिस्ट चेक करें कि जिस शॉप से आप कुछ परचेज कर रहे हैं दैट इज़ द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ पर्सन हु इज़ डूइंग द बिजनेस हेयर। तो आपको चाहिए कि वहाँ पर जो बंदा अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है तो वो चाहे किसी भी किस्म की कोई कंपनी है तो आपको चाहिए कि आप उसका कोई प्रोडक्ट लिस्ट उनसे मांगिए, उनसे कोई मेन्यू डिमांड कीजिए जिसके ऊपर बाकायदा तौर पे वो रेट्स हों। समटाइम्स आपको उन रेट्स का सब सारिफीन को चाहिए कि उनका मुकम्मल तौर पर जायजा लें और पढ़ें कि आया कि ये रेट्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दिए हुए रेट्स और स्टैंडर्ड के बराबर हैं कि नहीं। Fine. अगर तो वो ज्यादा हो तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं। Fine. अदरवाइज कंज्यूमर को हमेशा से अपने पास रिसीप्ट जरूर रखनी चाहिए ताकि कल को उसके पास कोई एविडेंस हो सके, अपना कोई क्लेम कर सके किसी चीज के अगेंस्ट। ठीक है। और थर्डली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट लें और स्पेशली अगर आप कोई बेकरी प्रोडक्ट्स जो लेते हैं तो आप स्पेशली ये चीज़ ज़रूर देखें कि वहाँ पर एक्सपायरी डेट क्या है और मैन्युफैक्चरिंग भी। और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी को आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस जो इनको देखें और इनको समझें कि आप जो चीज़ ले रहे हैं वेदर डैट कि इट इज़ रियल और नॉट, वो फेक है कि जेन्युइन है इसकी, क्योंकि मार्केट में होता है कि बहुत सी रेप्लिकास भी आ चुके होते हैं। बिल्कुल। तो आप एक मशहूर मकूला बोला जाता है कि मुश्तरी होशियार बाश। मुश्तरी होशियार बाश। ये वैसे सिविल लॉ का प्रिंसिपल है कैविएट एम्प्टर। ठीक है। तो मुश्तरी होशियारबाश भी इसी में आता है कि जो परचेजर होता है उसको खुद से सेंस होनी चाहिए कि मैं जो चीज ले रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं। तो ये एक परचेजर के ऊपर भी जिम्मेदारी है। और वैसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जी आप जब भी कभी अपनी किसी चीज को बेचें तो उसके ऐब नुमाया करके बेचें। और ये शरीयत ने हमें हुक्म दिया है, हमारे मज़हब इस्लाम ने कंज्यूमर राइट्स हमें 1400-1500 साल पहले दे दिए हैं कि आप कभी भी फॉल्टी चीज़ को छुपा कर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के थ्रू मत बेचें। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि आप अगर कोई ऐसी बै करते हैं जिसमें आप उसका कोई डिफ़ॉल्ट मख्फी रखते हैं तो वो आपके ऊपर अल्लाह की नाराज़गी है और वो बै आपके ऊपर जायज़ भी नहीं है। और इसका सबसे पहला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे दी कि जब आपस में कोई चीज़ की लेन देन करो तो लिख लिया करो, मतलब कि एज अ रिसिप्ट। और इसके बारे में एक और रेफरेंस मैं कंक्लूड करूंगा कि जब एक मोमिन आपस में दूसरे मोमिन से किसी किस्म का बै करता है, सौदा बै करता है और या कोई मुआहदा करता है तो उसमें एक मैं होता हूँ और एक वो और तीसरा वो खुद, 3 आ जाते हैं। ठीक है। तो अल्लाह के रसूल उसमें खुद शामिल हो जाते हैं जो आप उसमें बै करते हैं एग्रीमेंट। तो आपको खुद पे जिम्मेदारी है सार्फिन के ऊपर के अपने जो कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदें उनकी एक्सपायरी देखें, मैन्युफैक्चर देखें, रिसिप्ट्स लें और इस बारे में बड़े ही मुहतात रहें। अच्छा जी, आप लोगों ने सरदार एहसन साहब की एक्सक्लूसिव गुफ्तगू सुनी कंज्यूमर एक्ट के ऊपर। माशाल्लाह इन्होंने आज बहुत ज़्यादा जो है अपनी खिदमात जो हैं वो दी हैं और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करूँगा कि इस तरह की मज़ीद जो हैं शफ़क़त अमेज़ बातें आपसे हमें मिलती रहेंगी बतवस्सल यूट्यूब एंड पब्लिक अवेयरनेस। आज के लिए बस इतना ही। अपने होस्ट मोहम्मद फैज़ान को इजाज़त दें। एक नई और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।